नमस्कार, मैं हूं गौरव और ट्राई सिटी न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के घर पर इनकम टैक्स की रेड। कुंडू निवास सेक्टर 14 में भारी पुलिस बल। लव जिहाद कानून को लेकर गृह मंत्री अनिल विज का बयान, सरकार ने तैयार कर लिया है ड्राफ्ट। जीरकपुर में दिन दहाड़े महिला को गाड़ी में बिठा सोने की चूड़ियां लूटी। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के रिश्तेदार व कुंडू के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड। सुबह 7 बजे जालंधर से हांसी कुंडू के ससुर के घर पहुंची इनकम टैक्स विभाग की टीम। गुरुग्राम व रोहतक सहित करीब 30 ठिकानों पर हुई छापेमारी। हरियाणा के विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने किया MOU साइन। विधानसभा को डिजिटल करने के लिए हुआ MOU साइन। विधानसभा स्पीकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विधानसभा को विधानसभा के लिए प्रयास काफी समय से चल रहे थे, कोविड के चलते संभव नहीं हो पा रहा था और कहा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, गवर्नमेंट हरियाणा और हरियाणा विधानसभा के बीच HU साइन किया गया है। विधानसभा स्पीकर ने कहा कि विधान एप्लीकेशन हुआ है। 16 स्टेट्स प्रयास कर रही थी मगर पूरी तरह से हिमाचल में शुरू हुआ था। हम भी इस प्रयास में जुड़ गए हैं। डिजिटलाइज और कंप्यूटराइज करने का प्रधानमंत्री का सपना हुआ है पूरा। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स की तरफ से 60% पैसा किया जाएगा, जबकि 40% पैसा हरियाणा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। 20 करोड़ का है पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। 12 करोड़ पार्लियामेंट अफेयर्स की तरफ से, जबकि 8 करोड़ हरियाणा सरकार देगी। नेशनल विधान संस्था की तरफ से इसके लिए 3 साल की ट्रेनिंग विधानसभा के कर्मचारियों को दी जाएगी, जिसमें हिंदी, इंग्लिश या किसी अन्य भाषा में डेवलप हो जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी इसमें रहने वाली है। नेवा के माध्यम से भी किसी भी नियम पर संशोधन करने पर इसमें तुरंत काम किया जा सकेगा। हजारों की संख्या में पेपर की प्रिंटिंग होती थी और अब वो सेफ होगी। डिजिटल होने के बाद इसकी सुविधा मीडिया कर्मचारी, विधायकों से लेकर आम लोग भी हमारी वेबसाइट देख सकेंगे। स्पीकर ने कहा कि बजट के बाद अगले सत्र के बाद इसको शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। इस बार भी टैब पर बजट होंगे पेश। विधायक को संदेश दिया गया कि अपना लैपटॉप लेकर आए। विधानसभा की कमेटी 1 और 2 तारीख को 2 दिनों के लिए हिमाचल विधानसभा जाएगी। वहां जाकर देखेंगे कि वहां की कार्यप्रणाली, हमारे अधिकारी भी होंगे साथ। आज एक बहुत, मैं कहूंगा कि हिस्टोरिक डे है, जिस दिन जो हमने एक लगभग 1 साल पहले एक स्वप्न संजोया था कि हम अपनी विधानसभा को विधानसभा करेंगे और उसके लिए प्रयास कई दिनों से चल रहे थे, लेकिन कोविड के कारण जो आज कार्य हुआ है वो काफी डिले हुआ। कोविड के कारण ये नहीं हो पाया क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जो अधिकारी थे उनकी तरफ से बार बार ये कहा गया कि कोविड के कारण अभी ये संभव नहीं है। तो आज जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जो अधिकारी शुक्ला जी और कटाना जी जो आज यहां आए और ये एक ट्राइपार्टाइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU जो साइन हुआ है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एंड हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली, ये तीनों के बीच एक MOU साइन किया गया है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल विधान एप्लीकेशंस नेवा। ये इसके पीछे हमारा मकसद जो हमने शुरू से कहा है कि हम विधानसभा को पेपरलेस स्टेट लेजिस्लेटर एंड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सर्विस डिलीवरी जो है वो सभी विधायकों को और अदर स्टेक होल्डर्स को मिले। ये हमारा प्रयास जो है वो शुरू से था और आज ये प्रयास मुझे लगता है कि सफलता की ओर हम बढ़ रहे हैं। इसके अंदर अभी तक जो जानकारी है कि केवल जो पूरी तरह से जहां विधान एप्लीकेबल हुआ है, वैसे तो 15 और स्टेट्स प्रयास कर रही हैं, उनमें हम 16वीं स्टेट है, लेकिन पूरी तरह से अगर इम्प्लीमेंट हुआ है वो केवल हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है, हिमाचल के अंदर।
तो उस दृष्टि से हमने बाकी जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटर्स हैं उनके साथ हम भी उस एक दौड़ के अंदर या उस प्रयास के अंदर शामिल हुए हैं। इससे जो फायदा होने वाला है, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है टू डिजिटलाइज इंडिया, टू कंप्यूटराइज, और पूरे देश की जो सभी विधानसभाएं हैं या राज्यसभा या लोकसभा है, इन सभी सदनों को आपस के अंदर जोड़ करके इस ई विधान के माध्यम से हम कार्य करें, तो उसी दृष्टि के अंदर, उसी दृष्टि से हमने इस ओर एक कदम बढ़ाया है। ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की तरफ से हमें जो फंडिंग है वो 60 और 40 के रेशो के अंदर होगी। 60% जो पैसा है वो पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से आएगा और 40% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिलेगा। और इसके लिए जो कंडीशंस हैं उसके अंदर नेवा की तरफ से, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की तरफ से नेशनल ई जो विधान एप्लीकेशंस जो एक संस्था है उसकी तरफ से 3 साल के लिए यहां पर अपने सभी विधायकों को, जो हमारे स्टाफ है या हमारा जो आईटी सेक्शन है, उनको ट्रेनिंग करने के लिए 3 साल वो हमें इसमें सहयोग करेंगे। और उसके लिए एक अलग से जो ऑफिस है वो वहां सेट किया जाएगा ताकि सभी मेंबर्स को वहां पर ट्रेनिंग दी जा सके। तो कुछ ही दिनों के अंदर ये ऑफिस भी हम काम करना शुरू कर देगा। वो हम सब नेवा के जो नेशनल ई विधान जो एप्लीकेशंस हैं संस्था, उसके साथ मिलकर के हम करने जा रहे हैं। मास्क ही वैक्सीन है। कोरोना का खतरा अभी तक टला नहीं है और अब ये खतरा एक बार फिर से लौट आया। कई राज्यों की बात करें तो वहां एक बार फिर से लॉकडाउन लगाए जाने की बात कही जा रही है। चंडीगढ़ की बात करें तो पिछले कई दिनों से कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने भी चिंता जताई है। इसको लेकर हमने GCMH16 के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर VK नागपाल से बात की तो उन्होंने बताया कि लोगों ने अब एहतियात बरतना छोड़ दिया है, जिसका नतीजा यह है कि कोरोना वायरस बढ़ता ही जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो कोरोना के केस और बढ़ते जाएंगे। उन्होंने यहां तक कि कहा कि उन लोगों को भी जिन्होंने कोरोना की वैक्सीनेशन लग चुकी है अब भी एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता वैक्सीन की 2 महीने बाद शुरू होती है। इसलिए वह लोग भी सावधान रहें, वह खुद को वैक्सीनेशन लगाकर सुरक्षित महसूस ना करें। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देश का पालन करें, अन्यथा कोरोना वायरस शहर में फिर से अपने पैर पसार सकता है। स्वास्थ्य कर्मियों से विनती की गई है कि सभी वैक्सीन जरूर लगवाएं। देखिए जी, जो पहले कोविड से बचने के जो मानक भारत सरकार ने बताए थे हमें, जैसे कि मास्क लगाने के लिए या सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, इसका लोगों ने शुरू में अच्छे तरीके से पालन किया और परिणाम आपके सामने था कि कोविड जैसी भयंकर बीमारी जो है वो हमारे कंट्रोल में आ गई थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, लोग लापरवाह हो गए हैं और उन्होंने जो कोविड के जो मापदंड थे, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर था, उसकी पालना लोग नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से फिर से एक बारी केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। और हम लोग समय समय पर कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी, पत्रकारों के माध्यम से भी और आपके रेडियो स्टेशनों के माध्यम से भी लोगों से अपील करते आ रहे हैं कि अभी ये बीमारी ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी कोविड नाम का जो विषैला सांप जो है अभी भी यहाँ पर है, मौजूद है। जब तक इस बीमारी का पूर्ण रूप से खात्मा नहीं हो जाता तब तक कोविड के जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, जो कोविड के जो मापदंड हैं, जो आपको प्रिकॉशंस लेनी है, जो भी बचाव के प्रति आपको करना है, उसके प्रति अपनी दायित्व को निभाएं और केवल तभी हम लोग इस बीमारी से बच पाएंगे। और इसमें साथ एक बात और साथ में ऐड करना चाहूँगा मैं कि कई लोगों को ये वहम है कि इंजेक्शन लगाते ही जो है ये कोविड से बच जाएंगे, पूर्ण रूप से उनका बचाव हो जाएगा।
इंजेक्शन लगने के कम से कम 2 महीने तक उसकी प्रॉपर जो एंटीबॉडीज होती हैं, जो रोग प्रतिशोधक की क्षमता जो है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है। तो इंजेक्शन लगने के बाद भी लोगों को उन्हीं मापदंडों की पालना करनी है जो कोविड से बचाव के लिए उनको आम जनता को उसकी करनी होती है। हरियाणा में बढ़ रहे लव जिहाद के मामले को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से गंभीर है और अब तो सरकार लव जिहाद से जुड़ा एक कानून विधानसभा में पास करवाने की तैयारी में है। इस मामले पर हरियाणा सरकार के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि सरकार ने लव जिहाद कानून के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया है और आगामी विधानसभा सत्र में उसे पेश भी किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। हमने हरियाणा में भी ये जो लव जिहाद के ऊपर धर्म परिवर्तन कानून है उसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और इसी बजट सत्र में उसको विधानसभा के सामने पास कराने के लिए पेश किया जाएगा। मंत्री अनिल विज ने यहां तक कहा कि लव जिहाद को लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी लताड़ना चाहिए। अनिल विज ने राहुल गांधी के दिए एक बयान को लेकर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस तो देश के बंटवारे की बात करती है। ये कांग्रेस पार्टी के विभाजनकारी नीतियों का प्रकटीकरण है। 1947 में कांग्रेस ने देश का विभाजन करवाया, हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़वाया। 1984 में सिखों का कत्लेआम करवाया और अब ये उत्तर और दक्षिण के लोगों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। लेकिन लोग अब कांग्रेस की नीयत से भली भांति परिचित हो चुके हैं। लोग इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। इसके साथ ही देश में बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर अब सरकार ने सख्त रवैया अपनाने का मन बना लिया। मंत्री अनिल विज की माने तो अब से प्रदेश में मास्क पहनना अनिवार्य होगा और ऐसा न करने पर पुलिस के द्वारा जुर्माना भी किया जाएगा। गौरतलब है कि कुछ समय पहले मास्क पहनने को लेकर प्रशासन के द्वारा ढील दी गई थी। नहीं, हम लोगों के ऊपर मास्क लगाना अनिवार्य है और उसके ऊपर हमने अधिकारियों को आदेश दिए कि सख्ती करें। बता दें कि अनिल विज एक अड़िग नेता की छवि रखते हैं और एक बार जो वो फैसला कर लेते हैं तो फिर उसे पूरा करके ही मानते हैं। प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने पहले भी कई बड़े फैसले किए हैं। आम लोगों पर महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, फिर गैस सिलेंडर 50 से 100 रुपए तक महंगा हुआ। अब प्याज आजकल चर्चा का विषय बनता जा रहा है। प्याज ने घर का बजट बिगाड़ दिया है। प्याज के लगातार बढ़ रहे हैं दाम। इसको लेकर हमने चंडीगढ़ की सबसे बड़ी सेक्टर 26 स्थित ग्रेन मार्केट का दौरा किया, जहां जाकर दरअसल हमने जाना कि प्याज क्यों महंगा बिक रहा है। मंडी में प्याज 50 रुपए तक बिक रहा है। वहीं घरों तक आते आते 50 से 55 और 60 रुपए तक हो जाता है। अब माने कि ये ऑफ सीजन है, बावजूद दाम जो है रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों तक कोई राहत की उम्मीद नहीं है। चंडीगढ़ में इस समय 50 रुपए प्रति किलो के आसपास तक पहुंच गया है। वहीं रसोई गैस के दाम बढ़ने से लोगों को और ज्यादा महंगाई की मांग पड़ी है। घरेलू गैस के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इससे आम आदमी की रसोई का बजट डगमगा चुका है, क्योंकि दाल और सरसों के तेल, LPG गैस के बाद प्याज के रेट में भी भारी इजाफा हुआ है। विक्रेताओं ने कहा है कि इन दिनों चंडीगढ़ में प्याज की सप्लाई गुजरात और महाराष्ट्र से ही आ रही है और पैदावार कम होने के कारण प्याज के दाम बढ़ चुके हैं। वहीं अभी प्याज के दामों में राहत मिलने की उम्मीद कम है। आने वाले 15 दिनों तक प्याज के रेट कम होने के आसार बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई समझ नहीं आ रही बाबू जी, पता नहीं क्यों नहीं भेज रहे माल, या पीछे से क्या बात है। कारण ये तो पीछे वाले जान सकते हैं बाबू जी, मेरे को तो इस बात का पता नहीं है। जिस भाव यहाँ आता है, इस भाव यहाँ प्याज मांग रहे हैं लोग। ये 50 रुपए किलो बेच रहे हैं। प्याज महंगा होने का एक ही कारण है, पैदावार कम है सर। एक ही स्टेट पैदावार करता है, वो है महाराष्ट्र। ठीक है, यही रीजन है। पिछले माह प्याज का दाम 15 से 20 रुपए प्रति किलो था। दरअसल पेट्रोल डीजल की मार पहले से ही लोग झेल रहे हैं। इसके बाद रसोई गैस का सिलेंडर भी महंगा हुआ। प्याज आम आदमी को रुला रहा है। इन सब की वजह से बढ़ती महंगाई ना जाने कब राहत के संकेत देगी। जी हाँ, घर के अच्छे से निर्वाह कर सकेंगे अगर महंगाई पर थोड़ी रोक लगे तो। बजट पूरा हिल चुका है। जो प्याज सस्ते मिल रहे थे अब वो बहुत महंगे मिलने लग गए और सिलेंडर भी बहुत महंगा हो गया। सब चीज़ बहुत महंगा हो गया। किस तरह से गुजारा चलता है? बस चल रहा है किसी तरह से। अब लेना तो है ही है, अब चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, थोड़ा बहुत से गुजारा करना ही पड़ता है। पहले तो जी गैस सिलेंडर महंगा हो गया,
फिर उसके बाद ये सब्जियों के रेट बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए हैं, सब्जियों में प्याज इतने महंगे हो गए हैं कि आसमान छू रहे हैं, और इतना काम भी नहीं है जो इतना बजट अफोर्ड कर सके। हम लोग यही सोच रहे हैं कि कोई प्याज का अल्टरनेटिव्स गवर्नमेंट हमें दे, क्योंकि प्याज के रेट अगर इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे तो एक हर परिवार के अंदर, चाहे वो मिडिल क्लास हो या हाई क्लास हो, सबके बजट के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि देश में इतनी भारी संख्या में प्याज की पैदावार होती है, उसके बावजूद भी इसकी खपत जो है इतनी ना होने के बावजूद ये कौन से जमाखोर लोग हैं जिनके कारण ये सब्जियों के प्राइस इतने बढ़ रहे हैं। सरकार को इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए और आम जनमानस के बारे में सोचना चाहिए। ये स्थिति हर बार उत्पन्न हो जाती है। देश में बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों और कृषि कानूनों के खिलाफ पंचकुला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज पंचकुला के सेक्टर 17 चौक पर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन की अध्यक्षता हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता चंद्रमोहन बिश्नोई द्वारा की गई। इस अवसर पर पंचकुला के कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा कृषि कानून वापस लिए जाने पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को कम करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। चंद्रमोहन बिश्नोई ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा काले कृषि कानूनों को तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आम जनता परेशान है और केंद्र सरकार गहरी नींद सोई हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों व आम जनता की सुनवाई करते हुए काले कृषि कानून वापस लेने चाहिए और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को कम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को गरीब लोगों की बात सुननी चाहिए और अपनी गलती भी माननी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार को कृषि कानून वापस ले लेने चाहिए, क्योंकि किसान नहीं चाहते कि कृषि कानून लागू हो और उनका यह धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं की जा सकती। पूरी जनता में त्राही त्राही मची हुई है और सरकार की नींद, गहरी नींद सो रही सरकार को तुरंत प्रभाव से किसानों की, गरीब आदमियों की बात को सुनना चाहिए। नहीं, सरकार को अल्टीमेटली मानना ही पड़ेगा। मैं तो कहूँगा ये सरकार की हठधर्मी छोड़ देनी चाहिए उसको। जब किसान खुद कह रहे हैं कि हमें ऐसे कानून की जरूरत नहीं, तो सरकार को क्या जरूरत है। हमारा अनिश्चितकालीन धरना है और रहेगा। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा हरियाणा पुलिस के सहयोग से पंचकुला से राज्यव्यापी सामाजिक जागरूकता अभियान हिफाजत की शुरुआत की गई। अभियान के शुभारंभ के दौरान डीजीपी ने एक वीडियो वैन हिफाजत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, जिसके माध्यम से राज्य भर में अभियान चलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिफाजत थीम सॉन्ग के साथ साथ प्रदेश भर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस अभियान से जोड़ने के लिए एक आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च किया। इस अवसर पर महिला और बाल विकास विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉक्टर राकेश गुप्ता ने समारोह की अध्यक्षता की। हरियाणा की एडीजीपी क्राइम अगेंस्ट वीमेन कैलाश रामचंद्रन सहित नागरिक और पुलिस प्रशासन के अन्य अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि जनमानस में बाल अधिकार व बाल संरक्षण विषय पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए यह महत्वपूर्ण अभियान पंचकुला से शुरू हुआ। इसके तहत राज्य में बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता पैदा की जाएगी। साथ ही बाल अधिकारी के बारे में माता पिता अभिभावकों को जागरूक किया जाएगा। बच्चों के माँ बाप और शिक्षकों का ध्यान आकर्षित करें। जो पॉक्सो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, उसके जो प्रावधान है उसके बारे में जागरूकता पैदा करें। उनको बताएं कि यदि उनके नोटिस में कोई ऐसा अधिकार आता है तो उसको पुलिस को इन्फॉर्म करना उनकी जानकारी है। पुलिस में किस प्रकार से संवेदनशीलता के साथ, विशेषकर महिला पुलिस थानों में, उन बच्चों को प्रॉपर काउंसलिंग देने की व्यवस्था की गई है। तो ये सब चीज़ें जागरूकता के, ताकि माँ बाप जागरूक हों। यदि कोई ऐसी घटना बच्चों के साथ होती है तो उसको पुलिस के नोटिस में लाएं। बच्चे के व्यवहार में कोई परिवर्तन आता है उसको समझ के करें। तो ये हमारा प्रयास है और मुझे प्रसन्नता और हर्ष है इस बात का कि ये एक संयुक्त रूप से, क्योंकि पुलिस विभाग को जो स्टेक होल्डर्स हैं अलग अलग, सबके साथ हम, जो हरियाणा का स्टेट विमेन कमीशन है उनके साथ भी काम करते हैं, ताकि जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं, जिनकी कई बार जिनकी चिल्लाहट, जिनकी पीड़ा पूरी व्यवस्था को पता ही नहीं लगती, तो हम इनके माध्यम से, जो इनके वॉलंटियर्स हैं उनके माध्यम से हम अपनी रीच और पहुंच पीड़ित वर्गों तक पहुंचा सकें। बच्चे हमारा भविष्य हैं समाज का, और उनका सुरक्षित, सजग और सहज बचपन इस कैंपेन का उद्देश्य है।
जीरकपुर के लॉकेट रोड पर 64 साल की महिला से गाड़ी में सवार 2 महिलाओं ने सोने की चूड़ियां छीनने का मामला सामने आया है। बादल कॉलोनी निवासी सुरेश शर्मा ने बताया कि वह रविवार को डिफेंस एन्क्लेव में गई थी। वापसी में पटियाला रोड से ओसमेड हॉस्पिटल के पास एक स्विफ्ट कार रुकी, जिसमें 2 महिलाओं और एक कार ड्राइवर सवार थे। कार सवार महिला ने कहा कि वह उनके बेटे के रिश्ते के बारे में बात करना चाहती है। महिला ने मना कर दिया। उन लोगों ने बातों में उलझाकर बुजुर्ग को कार में बिठा लिया। रास्ते में आरोपियों ने महिला के हाथ से सोने की चूड़ियां उतार ली। मामला पुलिस के संज्ञान में आते ही जीरकपुर पुलिस ने एक FIR दर्ज कर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। मैं आई आगे, मैं कह भी कहती आपके बेटे के ना रिश्ते की बात करनी। मैं कह भी हमने रिश्ता करना ही नहीं, बेटा मना करता है। क्यों मना करता है? मैं कह ये मेरे को नहीं पता कि हमने रिश्ते की बात करनी नहीं है। तो कहने लगी कि जो आपकी गली में बब्बर नाम का लड़का है ना, हम बैठ के ना उनसे बात करवा दो, हम बैठ के बात करेंगे। मैं कहा चलो ठीक है, हम मंदिर जा रहे हैं, आप गड्डी जमा के लाओ तो फिर मंदिर जाके देखते हैं, करवा देती हूँ बात। कहती कि आप नहीं हमारी गाड़ी में बैठो। मैं भी बैठ गई। मैं कहा जब बब्बर का नाम लिया तो मैं बैठ गई। तो मैं इनको भी कहा, मैं कहा आप भी बैठ गए। तो वो जो लेडी आगे बैठी थी ना, वो उतर के इनको आगे बैठा दिया, तो वो मेरे साथ बैठ गई। तब भी मेरे दिमाग में नहीं आया कि इनको आगे क्यों बैठाया, मेरे को बीच में क्यों लिया इन्होंने, नहीं दिमाग चला। तो ऐसी 2 सेकंड की बात है, जैसे ही मतलब होया मेरे को वॉमिटिंग आ रही है। तो मैं घबरा गई। मैं क्या कहीं मेरे पर ही ना करे। कहती इसका ऑपरेशन हुआ है कि इसको वॉमिटिंग आती है। तो मैं फटाफट नीचे उतर गई। मेरे को देख कर ये भी आगे से नीचे उतर गए। उन्होंने फिर गड्डी तेज़ कर ली। तो मैंने जैसे ही ऐसे हाथ मारा, मैं क्या मेरा तो काम हो गया। मैं क्या मेरा तो काम हो गया। वो चूड़ियाँ ले गई तो ना मतलब गाड़ी का दिमाग में था कि शिफ्ट है। मैंने बेटे को यही बताया, मैंने फ़ोन किया कि ऐसे मतलब मेरे साथ हो गया। तो जी आया, हमने कैमरे देखे तो मेरे को तो घबराहट इतनी। फिर कैमरे देख के फिर थाने गए तो उन्होंने वैसे परेशान कर दिया। 2 शब्द लिखे, फिर रुक जाए। लेकिन मैंने कहा बेटे को कि मेरे बस का नहीं है थाने में, मैं कभी गई नहीं। तो फिर शाम को फिर बुला लिया। भारत विकास परिषद ईस्ट 1-2 की ओर से 07 फरवरी से 4 मार्च तक क्रमबद्ध तरीके से मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अंतर्गत आज महिलाओं के निःशुल्क हीमोग्लोबिन जांच की शिविर का आयोजन किया गया। जांच शिविर का संचालन इंदिरा हॉलिडे होम की लैब टीम ने किया। वहीं इस मौके पर कोरोना संकट काल में समाज की सेवा करने वाली विभिन्न महिलाओं को उनकी समाज सेवा के लिए सम्मानित भी किया गया। सम्मानित होने वाली महिलाओं में सोनिया, मधु, वरिंदर कौर, सोनिया, मनप्रीत और कमल बराड़, नीतू नैयर, वनीता गुप्ता सहित नीरजा महाजन थी। इस मौके पर मनमोहन कालिया, प्रवेश गुप्ता, सुमित कोहली, नीलम गुप्ता, सुमन गोयल, डेजी महाजन, शशि बाला, निर्मल अग्रवाल और आरती भी उपस्थित थे। सेक्टर 21 स्थित प्राचीन शिव मंदिर के सामने लगाए गए निःशुल्क हीमोग्लोबिन जांच शिविर में 20 से अधिक महिलाओं के टेस्ट हुए। भारत विकास परिषद के प्रतिकारियों ने बताया कि संस्था द्वारा फरवरी से मार्च महीने तक मनाए जा रहे इंटरनेशनल वीमेंस डे के अंतर्गत महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज इस फ्री हीमोग्लोबिन टेस्ट का आयोजन किया गया और कोरोना संकट काल के दौरान समाज सेवा में योगदान देने वाली बच्चियों और महिलाओं को सम्मानित किया गया। उनके अनुसार आने वाले दिनों में भी कुछ प्रोग्राम महिलाओं के लिए तय किए गए हैं। तो ये थी जी आज की ट्राई सिटी न्यूज़। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दें इजाज़त। नमस्कार।